नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ बहुत घर में बहुत सारा मज़ेदार माहौल होता है, जहाँ विनय के भाई ईशांत को सभी लोग मिलके तंग कर रहे होते हैं, उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तभी वो मुंह फुला करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। जब वो मुंह फुला के बैठा रहता है तो सबसे पहले विनीता लड्डू लेकर जाती है उसके पास और कहती है, मेरे देवर जी क्यों नाराज़ है? फिर वो कुछ नहीं कहता, मुंह घुमा लेता है। फिर वो लड्डू की थाल उसके पास लेकर जाती है और कहती है, वो तो बस मजाक मस्ती कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही उसका मुंह बहुत अच्छा हो जाता है, उसका मूड इतना अच्छा हो जाता है कि वो लड्डू लेकर के खाने लगता है और एक हाथ में दो दो लड्डू लिए होते हैं। और उसके बाद फिर बाकियों की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में आप लोग बस मजाक कर रहे थे? इस पे उसके पापा थोड़ा करते हुए कहते हैं, नहीं, हम तो सच बोल रहे थे। ये कहते हुए वो बाहर चले जाते हैं। वो कहता है, देखा, कोई नहीं समझता मुझे, वो भी तो मजाक कर रहे थे। अरे भाई, कितना मुंह बनाओगे? मजाक ख़त्म हुआ, अब चलो। उसके बड़े पापा कहते हैं, अब देखो लोग आने वाले हैं। फिर विनीता तैयार होती है पूरी तरीके से, और जब तैयार होकर के आती है नीचे तो उसकी सास जो होती है वो उसके ऊपर एक चुनरी लेकर उड़ाती है, और वो चुनरी काफ़ी घनी होती है, तो उससे पूरा चेहरा भी ढक जाता है और उसका अच्छे से मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोग आते हैं, लोगों की बातचीत होती है, सब ने मुंह दिखाई करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं। बस सबको इंतज़ार होता है कि सल्ला चाची क्या लेकर आती है, लेकिन वो तो फिर से नहीं आती है। सब लोग आकर चले जाते हैं, सबका हंसी मजाक ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं आती है। सभी रास्ते को निहारते हैं, लेकिन वो नहीं आती। फिर सबके जाने के बाद जब विनीता उठने वाली होती है, तभी सरला चाची आती है। उन्हें देख सभी उनके पास जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें पकड़कर घर के अंदर लाते हैं और उन्हें घर ला करके उन्हें बिठाते हैं। फिर जैसे ही वो बैठने जाती है, वो कहती है, पहले मुंह तो देख लूं बहू का। वो कहती है, तभी विनीता कहती है, आप बैठिए ना, मुंह दिखाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको आना होगा, मैं खुद चल कर आपके पास आऊँगी। वो बैठती हैं। फिर विनीता उनके पास जाती है, घुटनों पे बैठती है और पानी का ग्लास लेकर उनके पास बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें ग्लास पकड़ाती है, और वो बड़े प्यार से ग्लास लेते हुए कहती हैं कि तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी भी है। वो कहती है, विनय की माँ, आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। जैसे तुम आई थी इस घर में, तब जैसे लगा था वैसे ही तुम्हारी बहू को देखकर अच्छा लगा। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पूरे परिवार को इतना खुश देखकर, और बहू के आने से तो घर की खुशी की बात ही अलग हो गई। कितनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें। ये कहते हुए फिर विनीता उनकी तरफ लड्डू बढ़ाने वाली होती है। विनय इशारे से मना करता है, कहता है उन्हें शुगर है। फिर वो लड्डू नहीं देती। वो फिर कहती है, कैसी हैं आप? मैंने सुना है आपके बारे में। क्या सुना है? अच्छा सुना है या बुरा सुना है? जिस पर वो कहती है, मैंने तो दोनों सुना है, पर सच किसे माना है ये तो मैं आपसे मिलकर बता सकती हूँ। बिना मिले आधी अधूरी बातें सुन सच या झूठ और उस इंसान के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए।
अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मैं कैसी हूँ? मेरे हिसाब से आप कैसी हैं कि मैं पहली मुलाकात में कैसे कह सकती हूँ। एक मुलाकात काफ़ी नहीं होती किसी को जानने के लिए, और हज़ार मुलाकातों के बाद भी ये तय करना मुश्किल होता है कि हम कैसे हैं उनके साथ। तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे समझदार कहा। शुक्रिया। सच कहती हूँ मैं, मेरी नज़रें अभी भी बची हुई है। मैंने तो देखते ही समझ लिया कि तुम बहुत अच्छी हो। ये घर परिवार बहुत लकी है कि तुम इस घर में आई हो। पर मैं भी तो लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। वो तो है, ये परिवार जैसे लकी है वैसे तुम भी बहुत लकी हो। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, अच्छा इंसान वो नहीं होता जो सबकी बात सुने। अच्छा इंसान वो होता है जो सबकी सुनने के साथ साथ अपने दिल की भी माने। बात समझ आई? विनीता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। तब तो तुम्हें आशीर्वाद ही देनी ही पड़ेगी, और मुंह दिखाई कर रस्म के भी हिसाब से तुम्हें कुछ तोहफा देना पड़ेगा। आप अगर मुझे तोहफा देना ही चाहती हैं तो बस आशीर्वाद दें। क्यों, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं तोहफे में बहुत पैसे देती हूँ? मैं तोहफे में चांदी की पायल देती हूँ। किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तोहफा कितना अच्छा देती हूँ? बताया तो सब ने है, लेकिन अगर मैं तोहफे के लिए आपका इंतज़ार करूं तो तोहफे की अहमियत ज़्यादा होगी या आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी? तुम तो सच में बहुत ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या दूं बताओ? बस आशीर्वाद दीजिए, दिल से, प्यार से और समर्पण से। बहुत महंगी चीज़ मांग ली तुमने। क्या पता दूसरों के लिए महंगा ना हो। हाँ, दूसरों के लिए महंगा ना हो, पर तुम्हारे लिए तो महंगा है ना। हाँ, मेरे लिए तो ये महंगा है, क्योंकि मुझे सस्ती चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं आती। सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती तो महंगी चीज़ें बहुत पसंद आती है। क्या करूं, महंगी चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे दिल को छू जाती है, और जो मेरे दिल को छू जाती है उसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। वैसे अगर आप मुझे नहीं देना चाहती हैं अपना कीमती आशीर्वाद तो कोई बात नहीं। मैं तो खुश इस बात से ही हूँ कि आप यहाँ आई हैं। आपकी तारीफ़ों की गुणगान मैंने इतने ज़्यादा सुने हैं कि आपको देखना मेरी नसीब में है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी है। तुम तो सच में बहुत समझदार हो और बहुत प्यारी बातें करती हो। तो क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ ये ज़रूरी है, या तुम क्या सोचती हो ये ज़रूरी है? मैं क्या सोचूं? आप जो कहेंगी मैं वो मानूंगी। तो मैं जो कहूँ वो मानोगी? तो ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई की तोहफा, मुंह दिखाई का तोहफा। इसे खोलो। वो खोलती है तो देखती है उसमें एक सोने की चेन होती है। वो देखकर वो कहती है, ये तो सोने की चेन है, ये तो बहुत महंगी होगी। हाँ, महंगी तो है,
महंगी बहुत ज़्यादा है, पर अब मुझे नींद आ रही है, तो पहले मैं तुम्हें ये पहना दूँ, फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। फिर वो उसे सोने की चेन पहनाती है और कहती है खड़ी होकर, अब आशीर्वाद ले लो। फिर विनीता आशीर्वाद लेती है। विनय जो दूर खड़ा होता है उसे उसे कहती है, क्या जोड़े में आशीर्वाद लिया जाता है शादी के बाद? तुम का वहाँ खंबे जैसे अकेले खड़े हो? हाँ, तनी इधर आओ, हमारा आशीर्वाद नहीं लेना है? विनय कहता है हाँ आते हैं। वो आता है और फिर वो भी पैर छूता है, तो वो दोनों के पीठ पर हाथ रखती है और सर पर। पहले सर पर हाथ रखती है तो बड़े प्यार से सहलाती है, पर जब पीठ पर हाथ रखती है तो जैसे ज़ोर से थपड़ाती है और कहती है, जुग जुग जियो और हमेशा खुश रहो, और अगले साल मुझे बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल जाए। अच्छा, ये आशीर्वाद ज़रूरी है। क्या करें, बूढ़े हो गए हैं तो ये आशीर्वाद देते हैं, वरना अपनी उम्र तुम्हारी उम्र में होते हैं तो आशीर्वाद में कहते हैं कामयाब हो जाओ, बहुत पैसा कमाओ, इतने अमीर बन जाओ कि हर किसी को दबा जाओ। लेकिन क्या करें, बुढ़ारी में समझ आता है कि चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, सब तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे पास होंगे, कोई तुम्हें दिल से प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है बेटी, यही ज़िंदगी का सच है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन कोई तुम्हारे पास इसलिए नहीं घूमेगा क्योंकि उन्हें तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए घूमेगा क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। बिना चाहत के कोई कुछ नहीं करता। अपनी ख्वाहिशों को लेकर तुम्हारे पास आते हैं हर कोई। जैसी ख्वाहिशें ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। क्या आपके बच्चे भी ऐसे हैं? इसलिए मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी माँ के पास क्या है क्या नहीं। उनकी ख्वाहिशें भी ख़त्म हो चुकी है और लगाव भी, और अब कुछ नहीं है। इसलिए बेटा, कुछ चीज़ें करो या ना करो, बस इतना करना कि जब तुम्हारे बच्चे होना तो उन्हें प्यार करना सिखाना, उन्हें अपनापन और अपने आप से जोड़ना सिखाना। उन्हें कभी ये मत कहना कि तुम उनकी विरासत हो। मैंने कहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी विरासत की तरह ही संभाला। जैसे ही मैंने उन्हें विरासत की तरह संभाल कर बड़ा किया, तो उन्होंने भी मुझे विरासत की तरह गुड बाय कर दिया। उनकी आँखों में जो नमी होती है, वो नमी देख विनीता भी उनकी आँखों की नमी को पोंछ कहती है, आपकी आँखों में आंसू आते हैं, उन आंसुओं को पोंछ लीजिए। वो कहती है कि वो आंसू नहीं है, अब तो सूख चुके हैं। वो कहती हैं अब आँखों का पानी भी सूख गया है, अब तो कुछ कहना या सुनना भी नहीं बचा है। वो ये कहते हुए अपने घर के लिए चलने लगती हैं। तब विनीता उनका हाथ थामे उनके पास जाती है और कहती है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमें छोड़ जाए, कभी कभार हम भी किसी को छोड़ सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अपनी खुशियाँ किसी और की इजाज़त या किसी और की ख्वाहिश से नहीं बनती, अपनी खुशियाँ अपने आप से बनती है। अगर हम अपने आप में खुश हैं तो हमारी खुशियों के लिए हमें किसी और की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ये सुनने के बाद वो कहती है मुस्कुराते हुए, तुम बहुत अच्छा बोलती हो और सही में तुम बहुत अच्छी हो।
मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वो कहती है और कंधे पे हाथ रख विनीता के, सुनो बेटी, ज़िंदगी में कई बार ऐसा एक मुकाम आता है जब हमें खुद को नहीं किसी और को चुनना होता है, और जब ऐसा हो तो याद रखना कि हम जिसे चुनते हैं वो हमारी तकदीर से को बदलने की हिम्मत रखता है, और हमारी तकदीर हमें उसे के हाथ में सौंपनी चाहिए जो हमें एक बेहतर इंसान बनने का एहसास कराता हो। मुझे ऐसा इंसान मिला था और मैंने उसके साथ बहुत अच्छी यादें बनाई। मेरे बच्चे हुए, सब कुछ अच्छा था, बस कुछ चीज़ें बिगड़ गई, और वो थी मेरे खुद के विचार। अपने विचारों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपने विचारों को ना संभाल पाए तो फिर कभी खुद और किसी और के लिए खुश नहीं हो पाएंगे। ये कहकर वो चली जाती हैं। वो जब जाती हैं तो विनय की माँ विनीता के पास जाती है और कहती है, उन्होंने बहुत ज़िंदगी को अच्छे से समझा है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है। ये कहते हुए वो उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है कि अब जाओ जाके आराम करो, रात का खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें आवाज़ दूँगी। वो ये कहते हैं, वो विनीता कहती है, क्या मैं भी आपकी मदद कर दूँ? वो कहती है, नहीं, अभी अभी घर आई हूँ, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। मानती हूँ कि तुम दिन में सोई हो, नींद पूरी भी हुई है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। वो ये कहते हुए उसे कमरे में भेजती है अपनी बेटी के साथ। जब वो अपनी बेटी स्नेहा को बुलाती है और स्नेहा के साथ जब विनीता जाती है तो वो कहती है, भाभी इतना मत सोचिए। स्नेहा की बात सुन विनीता कहती है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है ना, तुम्हारी एक जन्म देने वाली माँ है और एक पालने वाली माँ। मैं पहली बार ऐसी चीज़ें महसूस कर रही हूँ। बचपन के बाद ये पहली बार है जब मैं माँ का प्यार और माँ का स्पर्श महसूस कर रही हूँ। भाभी प्लीज़ रोइए मत, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, फिर भैया कहेंगे कि मैंने आपको रुला दिया। ऐसा नहीं है, नहीं जानती आप भैया को, आपको लगता है कि भैया बहुत अच्छे हैं, पर मैं सच कहती हूँ भैया बहुत चंट है। आपको पता है वो छोटे में कैसे करते थे पता है? जब मैं सोचती थी कि मेरी बहन होती तो कितना अच्छा होता, वो बहन वाली कमी ना मेरे भैया ने पूरी की है। वो ना मेरी चोटियाँ खींचने में कभी कमी नहीं करते थे, हमेशा खींचते रहते थे, मेरी किताबें भी गायब कर देते थे। और ना एक बार तो उन्होंने मुझे ना एक बार वो क्या वो एक्चुअली ना इस वजह से ना भैया को बहुत डांट पड़ी थी। क्या एक्चुअली भैया ना जो उन्होंने ना एक बार ना, ऐसे तो हम सब एक ही सर्कल में हैं, भैया थोड़े बड़े थे लेकिन भैया में भी थोड़ी मस्ती मजाक था। तो एक बार क्या हुआ ना कि भैया ने ना मुझे तालाब में फेंक दिया था, तो मुझे तैरना नहीं आता था और फिर इस वजह से ना भैया बहुत डर गए थे। और फिर पापा ने मुझे बाहर निकाला, तब भैया को पहली बार पापा से डांट पड़ी। तो चाचा ने इतना डांटा कि वो रो गए थे। नहीं, वो रोए नहीं थे, वो बहुत डर गए थे। उन्होंने डांट खाई, उसके बाद फिर वो घर आए। घर आते ही वो थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने